2002 में एक रेडियो टॉक प्रोग्राम में मुझसे एक श्रोता ने यह सवाल पूछा। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ जो एक बड़ी सिलिकॉन वैली कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। जैसा आप जानते हैं, यह उद्योग बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। खास तौर पर यहाँ कैलिफोर्निया में मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, परंतु मुझसे अपनी तनख्वाह कम करने के लिए और कम घंटे काम करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं यहाँ पर बे एरिया में रियल एस्टेट कितनी महंगी है। मेरे मॉर्गेज का पेमेंट लगभग उतना ही होगा जितने की कटौती के बाद मिलने वाली मेरी तनख्वाह। मुझे डर है अगर मेरी तनख्वाह में मुझे कटौती करनी पड़ी तो शायद मैं अपना घर खो दूँ। इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान लगभग मिट्टी में मिल चुका है। सर, मुझे बताइए मैं क्या करूं? प्लीज टेल मी व्हाट वुड आई डू। क्या आपने अपना घर बेचने की कोशिश की? मेरा पहला जवाब था हाँ, श्रोता ने कहा। समस्या यह है कि घर की कीमत इतनी घट गई है कि घर का जितना मूल्य है ना सर, उससे ज्यादा का तो उस पर कर्ज है। अब अगर मुझे उसे बेचना पड़ा तो मुझे खरीदार से पैसे मिलने के बजाय उसको और पैसे देने पड़ेंगे सर। फिर मेरे पास यह समस्या रहेगी कि मैं कहाँ रहूँ। मकान किराया उतना ही तगड़ा है जितनी की मॉर्गेज की पेमेंट। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करती है? सर, वो एक झूला घर में काम करती है। झूला घर में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बहुत से परिवार उस इलाके से बाहर चले गए हैं। उसकी नौकरी तो सेफ है लेकिन उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं सर। अच्छा, वे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश क्यों नहीं कर रही हैं? सर, उसकी तो इच्छा है, परंतु झूला घर में काम करने का एक लाभ यह है कि हमारे 2 बच्चे वहाँ पर मुफ्त में रह लेते हैं। अगर उसे बच्चों को संभालने के लिए इंतजाम करना पड़े सर, तो उसमें लगभग उतने ही पैसे खर्च हो जाएंगे जितने की उसे दूसरी कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, क्या आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचा है जिसे घर पर ही शुरू किया जा सके? सर, मैंने आपको बताया कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बिना पैसे के हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं सर? आप ही बताइए। अच्छा, क्या आपने और आपकी पत्नी ने घर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और वे आपको ट्रेनिंग भी देंगे। हाँ सर, ऐसा कुछ सुना था और उस पर सोचा भी। ये कुछ पैसे तो देते नहीं है, कमाई नहीं होती नहीं इसमें। वे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2-3 साल तक ना काम करते रहें। अब पैसे तो हमें आज चाहिए ना सर। आज से 2-3 साल के बाद में देखेंगे सर। काम अभी करेंगे तो पैसा भी अभी चाहिए ना सर मेरे को। बताइए सर, प्लीज हेल्प मी। रेडियो प्रोग्राम के मेजबान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमें बताया कि उसके कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है और उस श्रोता और मेरे बीच का जो संवाद था अधूरा ही रह गया। वह कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं इस रेडियो इंटरव्यू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। श्रोता को स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता है और मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। जैसा आप में से कुछ जानते हैं, मेरी पत्नी और मैं दिवालिया रह चुके हैं। कुछ सप्ताह तक तो हम बेघर भी हो गए थे, इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसे की ज़रूरत कैसी होती है। लेकिन अगर 10 साल से भी कम समय में किम और मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए तो इसका कारण सिर्फ यह था कि हम धन और संपत्ति के अंतर को जानते थे। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें कि किम और मैंने किस तरह दिवालियेपन से आर्थिक आज़ादी के सफ़र को 10 साल से कम अवधि में पूरा किया, तो यह कहानी रिच डैड सीरीज की पुस्तक रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच में बताई गई है। जब 1985 में किम और मैं बेघर थे तो हमारा सबसे बुरा वर्ष था। इस बात में संदेह है कि दिवालियेपन और धन के अभाव का मुझे पर्याप्त समझ है। दोनों ही पुस्तकें यह बताती हैं कि हम अपने आर्थिक दलदल से कैसे बाहर निकले। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किम और मैं जानते हैं कि पैसे का अभाव क्या होता है और इसलिए हम अमीर बनना तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अधिक पसंद करते थे। हमारे लिए पर्याप्त धन के बिना जिंदा रहना जीने का एक भयानक तरीका था। इसने हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा भी और कई तरह से चोट पहुंचाई।
पैसे की कमी ने हमारे विवाह, आत्मविश्वास और आत्म-स्वाभिमान का भी एक बड़ा इम्तिहान लिया। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी मेरे मन में उस फ़ोन करने वाले युवा पिता का सवाल घुमड़ता रहा। जैसा पिछले लेसन में मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे से आत्मा या भावना से भावना की बात कर सकते थे। इस प्रकरण में हमारे संप्रेषण की वेवलेंथ डर का भाव था। मैं उसके डर को महसूस कर सकता था और यह महसूस करते समय मुझे तकलीफ भी हो रही थी और मैं निश्चित रूप से चाहता था कि मैं उसे इस बात का कुछ न कुछ जवाब दूं, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। किम और मैं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो 3 भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं के साथ जीने के 3 अलग-अलग तरीके होते हैं। 3 तरह की भावनाएं। नंबर 1, डर की भावना। जब किम और मैं बेघर तथा गरीब थे तो डर की भावना के कारण हमें लकवा मार गया था। ये भावना इतनी गहन थी कि इसने हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। यही वह भावना थी जो मुझे उस युवा पिता से फ़ोन पर बात करते समय महसूस हुई। यही वह भावना थी जो मुझे बचपन में अपने परिवार के बीच बड़े होते समय महसूस हुई थी। मेरे माता-पिता गरीब थे और अधिकतर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था और पर्याप्त पैसा न होने की भावना मेरे बचपन में अधिकांश समय हमारे परिवार के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। दूसरा तरीका, क्रोध और कुंठा की भावना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भाव के साथ उठना और काम पर जाना है। खास तौर पर जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हों। जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वह काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से दिक्कत कुंठा शुरू होती है। वे जानते हैं कि अगर वे थम गए तो जिस दुनिया में वे रहते हैं वह ढह जाएगी। इस तरह के लोग यह कह सकते हैं कि जैसे मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ूंगा तो बैंक मेरे यहाँ धावा बोल देगी और मेरी हर चीज़ ले जाएगी। ये लोग अक्सर कहते हैं मैं नहीं कर सकता, अगली छुट्टियों तक का इंतज़ार करो, या रिटायरमेंट में केवल 10 साल बचे हैं जी। नंबर 3, खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना, यह जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं, आपके पास काफ़ी पैसा आता रहेगा। 1994 में जब किम और मैंने अपना बिजनेस बेचा और हम रिटायर हुए, तब से हम इसी भावना के साथ जी रहे हैं। तब किम 37 साल की थी और मैं 47 साल का। मेरे लिए यह एक ऐसी भावना है, जीने का ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जाना चाहिए। हालांकि हम आज भी काम करते हैं, लेकिन हम मजबूरी में काम नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन भर पर्याप्त पैसा ज़रूरत से अधिक आता रहेगा और यह बहुत ही सुखद भावना है। अब मैं आपको बताता हूँ धन और संपत्ति के बीच का अंतर। रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैं उस युवा पिता से यह कहना चाहता था कि अगर वह धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जब मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करे, तो इसके पीछे यह कारण था कि वे सिर्फ अधिक तनख्वाह पाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। जब उसने कहा, अरे हाँ, हमने तो उन स्कैम पर भी विचार किया है, वे कुछ पैसे नहीं देते, वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। तो मैं यह जानता था कि अगर उसे अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना था तो उसे अपने जीवन मूल्य बदलने की ज़रूरत थी। दूसरे शब्दों में मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर वह और उसकी पत्नी अंततः अधिक धन हासिल कर लेंगे तो वे एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। और मुझे इस बात का बहुत डाउट है कि अगर उन्होंने अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वे हमेशा जीवन नंबर 2 में अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार देंगे और वे जीवन भर गुस्से और कुंठा से भरे रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। संपत्ति क्या है?
संपत्ति किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि संपत्ति समय में नापी जाती है। उदाहरण के लिए अगर मेरे नाम पर कुल जमा $1000 की बचत हो और मेरे जीवन यापन का खर्च प्रतिदिन $100 हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन है। अगर मेरे खर्च $50 प्रतिदिन हैं तो मेरी संपत्ति 20 दिन की होगी। संपत्ति की परिभाषा को समझने के लिए यह एक अति सरल उदाहरण है और संपत्ति धन के बजाय समय में नापी जाती है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को ही समय में मापा जाता है। हम सभी ने इस तरह की कहानियां सुनी हैं कि डॉक्टर किसी से कहता है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने पर दे रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आर्थिक रूप से इतना पीछे है कि वह अपनी संपत्ति को यह कहकर नापता है, मैं -2 महीने की संपत्ति का स्वामी हूँ। दूसरे शब्दों में सचमुच उधार लिए हुए समय, उधार लिए हुए धन पर जी रहा है। यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी परिवार आर्थिक विनाश से 3 तनख्वाह से भी कम दूर रहता है। अगर औसत तनख्वाह की अवधि 2 सप्ताह या 14 दिन है तो इसका अर्थ है कि औसत अमेरिकी परिवार 44 दिन की संपत्ति का स्वामी होता है। उसके बाद उसका जीवन स्तर घट जाता है। संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने समय यह समस्या आती है। आगे बढ़ने से पहले शायद आप खुद से यह सवाल पूछना चाहें कि अगर मैं शादीशुदा हूँ तो आपका जीवन साथी और आप आज काम करना बंद कर दें तो कितने दिन तक आर्थिक रूप से जीवित रह सकेंगे? आपका जवाब होगा वह हमारी संपत्ति होगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे आप आज अधिक धन न भी कमाते हो तो भी आपकी दौलत बहुत बढ़ सकती है। विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के शोध के दौरान मैंने पाया कि वक्ताओं को जीवन मूल्य के जिस बिंदु को स्पष्ट करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी वह था संपत्ति के लिए काम करने और धन के लिए काम करने का अंतर समझाना। एक बार मैं जिस मीटिंग में गया वहां पर एक गेस्ट ने अपना हाथ उठाया और पूछा, मैं कितना धन कमा लूंगा? दुर्भाग्य से मीटिंग में प्रस्तुति दे रहे व्यक्ति ने अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिजनेस बनाने और नौकरी करने में कितना फर्क होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और संपत्ति के बीच के अंतर को उसने ठीक से नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोगों को जो जवाब सुनने को मिला उससे वे चकरा गए और कुंठित हुए। वक्ता ने एक जवाब यह दिया, देखिए आपकी आमदनी असीमित होगी। इस जवाब के साथ समस्या यह है कि मीटिंग में भाग ले रहे ज़्यादा लोग असीमित आमदनी की तलाश नहीं कर रहे थे बल्कि हर महीने $1000 से लेकर $3000 की अतिरिक्त कमाई के अवसर के बारे में सोच रहे थे। मेरे विचार से वे अब भी संपत्ति के बजाय धन के संदर्भ में सोच रहे हैं। दूसरे शब्दों में धन 2 प्रकार का होता है। एक वह धन जो श्रम से आता है, मेहनत से आता है। दूसरा वह धन जो आपकी संपत्तियों यानी एसेट्स से आता है। अगर आप जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहें तो धन के लिए काम करते रहें जैसे अधिकांश लोग करते हैं। द्विधा का अगला बिंदु तब आया जब वक्ता ने कहा, अच्छा अगर आप सभी लोग हर महीने $3000 की अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी, चाहे आप काम करें या ना करें? हालांकि ज़्यादातर श्रोताओं ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की, परंतु मुझे दिख रहा था कि ज़्यादातर लोगों को यह संभव नहीं लग रहा था। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग यह चाहते थे कि $3000 महीने की यह अतिरिक्त कमाई उन्हें सिर्फ अगले महीने हो जाए। वे कुछ साल तक मुफ्त काम करने और बिजनेस बनाने के लिए तैयार नहीं थे जिससे उसकी आमदनी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। क्या मेरा अनुमान है कि यहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग अब भी सेल्स एम्प्लॉयड लोगों या कर्मचारियों की तरह सोच रहे हैं जो धन के लिए काम करते हैं, ना कि बिजनेस मालिकों और निवेशकों की तरह जो अपने एसेट्स से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों से ज़्यादा अमीर बनने का सीधा सा एक कारण यह है कि अमीर लोग एक तरह के धन के लिए काम करते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीचे दिया गया डायग्राम, अफसोस मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इस अंतर को स्पष्ट करने में हमारी मदद करेगा। अगर आप इस डायग्राम से परिचित नहीं हैं तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायग्राम है। जो आप इसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि या तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें या फिर अपने इस मित्र से बात करें जिसने यह बुक पढ़ी हो और उससे इसे समझाने के लिए कहें। इस डायग्राम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे अमीर डैडी के कई सबक समझने के लिए इसे समझना लगभग अनिवार्य है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे,
मेरे बैंकर ने मुझसे कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा। मेरा बैंकर मुझसे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिपोर्ट कार्ड है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल आईक्यू का पैमाना है। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यह डायग्राम हर उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो आर्थिक स्वतंत्रता या प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। फोकस का अंतर। ई और एस तथा बी और आई के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझाने का एक तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग है। क्वाड्रेंट के दाएं और क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के बीच का अंतर फोकस का अंतर है। नीचे यह समझाया गया है। मेरा क्या अर्थ है? सीधे सीधे कहा जाए तो ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस डायग्राम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सबसे पहले आई लिखा है। रेक्टेंगल के अंदर एक पार्ट में आय लिखा है, दूसरे में व्यय लिखा है। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। यहाँ पर दिखाया गया है कि ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान कहाँ लगा रहता है? आय पर, यानी इनकम पर। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान लगा रहता है कहाँ पर? संपत्ति पर। क्या आप अब भी धन के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया गया मूलभूत अंतर यह है कि ई और एस क्वाड्रेंट के लोग धन के लिए काम कर रहे हैं। बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान धन के लिए काम करने में नहीं बल्कि संपत्ति बनाने या एसेट्स हासिल करने में लगा रहता है। इसी कारण बी और आई क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति ई या एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति से अधिक होती है। अगर बी या आई क्वाड्रेंट का व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तब भी उसकी संपत्तियां काम करती हैं और उसके लिए धन कमाती रहती हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जिस आसान योजना का पालन किया था वह यह थी कि पहले बिजनेस बनाओ और फिर रियल एस्टेट में निवेश करो। जैसा मैंने कहा, इसमें हमें 1985 से 1994 तक का समय लगा और हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुए तो हमारे पास एक भी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था। यह हमारी आसान योजना थी और हमने अपनी योजना का प्लान किया। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आपने अपना बिजनेस पहले क्यों बनाया? इस सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि बिजनेस बनाने से हमें बहुत अधिक धन मिलना संभव हुआ। इस बुक की शुरुआत में मैंने उन 11 तरीकों की सूची दी है जिनके द्वारा कोई आदमी अमीर बन सकता है। जैसे धन के लिए किसी से विवाह करना। किम और मेरे लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस बनाना था। दूसरा जवाब यह है कि अमेरिका के टैक्स कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो बी क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं और उन लोगों को सजा देते हैं जो ए क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं। सबसे अंत में तीसरा जवाब है बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। ज़्यादातर अमीर लोग इसी योजना पर चलते हैं। व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। नंबर 1, मानसिक बुद्धि। आमतौर पर वह जिससे स्कूल में IQ नापा जाता है। नंबर 2, भावनात्मक बुद्धि। यह कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 25 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। भावनात्मक बुद्धि के कारण है बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि लंबे समय में वह अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्टि के लिए तैयार रहने की आदत जो तत्काल संतुष्टि चाहने के विपरीत है, और तत्काल संतुष्टि की आशा करना कई वर्तमान वित्तीय समस्याओं का कारण है। नंबर 3, वित्तीय बुद्धि। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आपकी वित्तीय बुद्धि आपके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कंपेयर की जाती है, नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आप कितना धन रख पाते हैं, आपका धन आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितनी पीढ़ियों तक हस्तांतरित करते हैं। कई स्मार्ट लोग जैसे मेरे गरीब डैडी अमीर बनने में असफल रहते हैं। हालांकि उनका IQ बहुत अच्छा होता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी ज़बरदस्त होता है। इसका कारण यह है कि उनमें वित्तीय सफलता
और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल आईक्यू के 4 आम लक्षण हैं। नंबर 1, वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। चूंकि वे ई क्वाड्रेंट में नौकरी करते हैं, इसलिए वे अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इस वजह से वे बुद्धिमानी से निवेश करने में असफल रहते हैं और अपने धन को बैंक में रखते हैं। बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उस पर और भी ऊंची दर से टैक्स लगता है। नंबर 2, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इस व्यक्ति में धैर्य नाम की भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। यह व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलता रहता है या एक जबरदस्त विचार से दूसरे जबरदस्त विचार पर कूदता रहता है। जब लोग कुछ शुरू करते हैं फिर उससे ऊब जाता है और छोड़ देता है। नंबर 3, भावावेग में खर्च करना। इस व्यक्ति की व्यायाम करने की प्रिय आदत शॉपिंग करना है। ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं जब तक कि वे गिर न जाएं। अगर उनके पास धन है तो वे उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, धन मेरी उंगली से फिसल जाता है, पैसा मेरे हाथों का मैल है। किसी मूल्यवान वस्तु। नंबर 4, किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। दूसरे शब्दों में, हम इस व्यक्ति के पास वही वस्तुएं होती हैं या वह उन चीज़ों के लिए काम करता है जो कि उसे गरीब बनाती है। उदाहरण के लिए, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है। जैसे ही वे इसके मालिक बनते हैं वे इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड बिल या स्टूडेंट लोन का भुगतान कर देते हैं, या एक नई नाव खरीद लेते हैं या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उन चीज़ों को कसकर पकड़ लेते हैं जिनका बहुत कम मूल्य है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं हो पाएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि वे स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करेंगे।